हेलो दोस्तों जी कोचिंग में आपका स्वागत है। चित्रकला यानी ड्राइंग इसका पार्ट 2 लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। रेखाएं कैसी खींचना चाहिए? सदैव ऊपर से नीचे की ओर और बाईं से दाईं ओर को रेखाएं खींचनी चाहिए। चित्र बनाते समय पास और दूर की वस्तु को कैसा बनाना चाहिए? नेत्र जय नियम है ये। इसको पास की वस्तु को बड़ा और साफ बनाते हैं, जबकि दूर की वस्तु को आवश्यकता अनुसार छोटा और धुंधला बनाते हैं। आप खुद ही किसी चीज़ पर गौर करेंगे तो करीब की वस्तुएं आपको साफ और बड़ी दिखेंगी और दूर की वस्तुएं जैसे जैसे दूर होती चली जाएंगी वो धुंधली और छोटी होती चली जाएंगी। फिर आगे देखते हैं, चित्र का आकार कितना होना चाहिए? तो 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। अच्छा, साधारणतः वस्तुएं कितने आकार की होती हैं? 3 आकार की होती हैं। याद रखें, वृत्ताकार, बेलनाकार, आयताकार। 3 आकार की वस्तुएं होती हैं, इनकी चित्रण किया जाता है। खासतौर से पेंसिल से शेड डालने के लिए कितने प्रकार की पेंसिलों की आवश्यकता होती है? 3 प्रकार की पेंसिलों की आवश्यकता होती है, HB, 2B और 4B। इसको आप याद रखें। इसमें हल्का शेड किससे दिखाते हैं? HB पेंसिल से। गहरा भाग किससे दिखाते हैं? 2B पेंसिल से। किनारे की रेखा मिलाने के लिए किसको लगाते हैं? 4B पेंसिल को। चित्रण करने के लिए सदैव HB पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। और पेंसिल की नोक को बारीक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसके लिए 0 नंबर का रेगमाल लगाते हैं। कौन सा रेगमाल लगाते हैं? 0 नंबर का रेगमाल लगाते हैं। बेलनाकार वस्तुओं की तली को की आकृति कैसी बनानी चाहिए? हमेशा गोल। बेलनाकार वस्तुएं हमेशा तली की तरफ से गोल बनानी चाहिए। फिर हम लोग देखिए पेज नंबर 6 पर आ चुके हैं। पेज नंबर 6 में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके सामने आ रही है। लाल और सफ़ेद मिलाकर क्या बनता है? लाल में सफ़ेद मिला दो तो गुलाबी बनेगा। हरे में काला मिला दो तो गहरा हरा बन जाएगा। पीले में सफ़ेद मिला दो तो हल्का पीला हो जाएगा। नीले में पीला मिला दो तो हल्का हरा हो जाएगा। नीले में काला मिला दो तो गहरा नीला हो जाएगा। वृत्ताकार वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? खूब पता है आपको। खरबूजा, तरबूज, टमाटर, सेब, अमरूद, फुटबॉल गेंद, सब गोल यानी वृत्ताकार वस्तुएं होती हैं। और बेलनाकार वस्तुएं कौन सी होती हैं? बेलन, गिलास, बोतल, बाल्टी, मर्तबान, थर्मस, ये बेलनाकार वस्तुएं होती हैं जो लंबी हों और दोनों सिरों पर गोल हों। आयताकार वस्तुएं कौन सी होती हैं? आयताकार वस्तुएं माचिस है, किताब है, ताश है, पटरा है, संदूक, रबर पैड, ये सब आयताकार वस्तुएं होती हैं। आलेखन का अर्थ यानी क्या होता है? आलेखन का अर्थ, आलेखन का अभिप्राय, आलेखन का मतलब क्या होता है? तो विभिन्न आकृतियों को लयबद्ध और कलात्मक तरीके से बनाना, ये आलेखन एक प्रकार से अलंकार होता है। इससे कला में सौंदर्य और आकर्षण आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी आकृति को कोमल प्रभावमयी रेखाओं से चित्रित करना, यही इसकी लयात्मकता कहलाती है। आलेखन का सबसे मुख्य गुण कौन सा होता है? यही इसकी लयात्मकता, इसको प्रभाव बोलते हैं। ये इसका सबसे मुख्य गुण होता है। लयात्मकता में क्या छुपा होता है? इसमें आकर्षण छुपा होता है। आलेखन की बनावट में विशेष महत्व किसका होता है? रेखा की गति का होता है। याद रखें, रेखा की गति का किसी दिशा में अचानक मुड़ जाना, ये आलेखन पर विपरीत प्रभाव डालता है। इसलिए कभी भी इसको अचानक नहीं मोड़ा जाता। कुछ छोटी तथा कुछ बड़ी आकृतियां बनाने से आलेखन में क्या आता है? नयापन, नवीनता आती है, नवीनता। चलिए पेज नंबर 7 पर हम लोग चलते हैं। पेज नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं। पेज नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है, संगत रंगों के प्रयोग से आलेखन का आकर्षण बढ़ता है। और विरोधी रंग अगर आसपास लगाएं तो क्या होगा? उससे चमक तो आ जाएगी, किंतु हृदय को आनंद प्राप्त नहीं होता है। शुद्ध रंग कैसे होते हैं? चटक, तीखे होते हैं। आलेखन प्रकृति और स्थान के आधार पर वर्गीकृत, आलेखन क्या करते हैं? प्रकृति और स्थान के आधार पर वर्गीकृत होते हैं। प्रकृति के आधार पर आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। प्रकृति प्रदत्त रूपों का उसी रूप में चित्रांकन कहलाता है प्राकृतिक आलेखन। अगर प्रकृति प्रदत्त रूप है, जैसे फूल है, पत्ती है, उसका उसी रूप में चित्रांकन कर लें तो क्या कहलाएगा? ये प्राकृतिक आलेखन कहलाया जाएगा। और इसमें वास्तविक रंगों का प्रयोग होगा। पुष्प, कली, पत्तियां, पशु व पक्षियों आदि का अधिकतर चित्रण कौन से आलेखन करते हैं? तो ये इसी में प्राकृतिक आलेखन में करते हैं। चारों प्रकार के आलेखन के नाम बताओ, तो इसके नाम है प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, सूक्ष्म या मिश्रित आलेखन। आभूषण व मंदिरों आदि में कौन से आलेखन लगाते हैं? तो ये अलंकारिक आलेखन लगाते हैं। कौन से आलेखनों में प्राकृतिक आकारों को सौंदर्य वृद्धि के लिए अधिक लयात्मकता और ज्यादा घुमाव लिए हुए बनाया जाता है? ये अलंकारिक आलेखन है। आगे दिया हुआ है, कौन से आलेखनों में त्रिभुज, वर्ग, आयत, अर्धवृत्त, वृत्त व अन्य ज्यामितीय आकारों का प्रयोग करते हुए बनाया जाता है? ज्यामितीय आलेखन में। ये ज्यामितीय यंत्रों द्वारा बनाया जाता है। कभी कभी पेपर में प्रश्न आ जाता है कौन से आलेखन यंत्रों द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये ज्यामिति है।
फिर आगे दिया हुआ है मंदिरों, महलों, लाल किले व ताजमहल जैसे ऐतिहासिक भवनों की जाली छतों व दरवाजों पर अधिकतर कौन से आलेखन होते हैं? ये ज्यामितीय आलेखन होते हैं। तो आपकी बात समझ में आई होगी कि ये आलेखन जितने प्रकार के होते हैं सबका अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। पेज नंबर 8 देखें, उसमें और मालूम पड़ेगा हमें कि आगे क्या क्या है। प्राकृतिक, अलंकारिक और ज्यामितीय इन तीनों आलेखनों के मिश्रण से बना आलेखन क्या होता है? ये सूक्ष्म या मिश्रित आलेखन कहलाता है। सूक्ष्म या मिश्रित आलेखन क्यों बनाए जाते हैं? एक निश्चित आकार को सजाने के लिए। ये पूरी तरह से कल्पना पर आधारित होते हैं। कौन से आलेखन पर्दे, चादर व महिलाओं के वस्त्रों को सजाते हैं? धरातल के आलेखन होते हैं। केंद्र को सजाने में कौन सा आलेखन काम आता है? केंद्रीय आलेखन। ये अधिकतर वर्ग या वृत्त के अंदर बनाए जाते हैं। छत के केंद्र में, फर्श के केंद्र में, मेज के केंद्र में, चादर आदि के केंद्र में बनाए जाते हैं। वे कौन से आलेखन है जो किसी धरातल के बॉर्डर किनारी को सजाने के लिए लगाते हैं? यह है किनारी, बॉर्डर का आलेखन। इसको साड़ी किनारी भी कहते हैं अक्सर। अधिकांशतः त्रिभुजाकार धरातल पर कौन से आलेखन बनाते हैं? ये कोने के आलेखन कहलाते हैं। आलेखन बनाने की विधि कितने चरणों में पूरी होती है? 2 चरणों में। प्रथम चरण इसका क्या है? इकाई का निर्माण, और द्वितीय चरण क्या है? इकाई की पुनरावृत्ति। याद रखें, प्रथम चरण इकाई का निर्माण है और दूसरी चरण इकाई की पुनरावृत्ति है। आलेखन के जिस भाग में सर्वप्रथम आकृति को बनाते हैं वो भाग क्या कहलाता है? वो आलेखन की प्रथम इकाई या मुख्य भाग कहलाता है। इसके अलावा आलेखन इकाई की पुनरावृत्ति किसकी मदद से करते हैं? ट्रेसिंग पेपर की मदद से करते हैं। ट्रेसिंग पेपर की मदद से। चलिए पेज नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। पेज नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है? जल रंग से चित्रण करते समय करने कौन सा कागज उपयुक्त रहता है? इसको याद रखें, व्हाटमैन कागज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 6 वृद्धि सिद्धांत क्या कह रहा है? निकट की वस्तुएं साफ और बड़ी दिखती हैं और दूर की वस्तुएं छोटी और धुंधली दिखाई देती हैं। ये अभी आपको बताया था। आकार के छोटे होने के प्रभाव को रेखीय वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय वृद्धि कहते हैं आकार के छोटे होने के प्रभाव को। और इसमें आगे दिया है प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया एवं प्रकाश का चित्रण करना चाहिए। किससे? सीधे रंगों से करना चाहिए, ना पेंसिल से करना चाहिए, ना पेन से करना चाहिए, सीधे रंगों से करना चाहिए ताकि उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा निशानात ना आने पाए। वातावरण में सुबह व शाम कौन से रंग अधिक होते हैं? तो याद रखें, सुबह के टाइम पीला रंग और शाम के समय लाल रंग ज़्यादा होता है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में प्रातःकाल व सायंकाल का रंग कैसा दिखाना चाहिए? प्रातःकाल के रंग चटकीले और सायंकाल के रंग धुंधले दिखाना चाहिए। वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं क्या होता है? क्षितिज कहलाता है। याद रखें, जब धरती और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं वो क्षितिज कहलाता है। नेत्र तल से ऊपर का स्थान आकाश और नीचे का स्थान धरती कहलाता है। याद रखें, नेत्र तल से ऊपर की तरफ का स्थान आकाश है और नीचे की तरफ का धरती कहलाता है। वह बिंदु जहाँ पर सारी वस्तुएं सिमटकर एक जगह हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं। सारी जगह सारी वस्तुएं सिमटकर एक जगह, सारी वस्तुएं सिमटकर एक जगह, सारी वस्तुएं सिमटकर हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं और दृष्टि केंद्र कहलाता है। आकाश, बादल, पक्षी किससे बनाए जाते हैं? पृष्ठभूमि बनाए जाते हैं। निकट के पेड़ों में भरा जाने वाला रंग कौन सा होता है? सैप ग्रीन। दूर पहाड़ियों में भरा जाने वाला रंग कोबाल्ट ब्लू होता है। पेस्टल रंगों को भरने से पहले क्या भरते हैं? हल्के रंग भरते हैं। पेस्टल रंगों का क्रम होता है, पहले पृष्ठभूमि भरेंगे, फिर पहले पृष्ठभूमि बनाएंगे, फिर अग्रभूमि बनाएंगे, फिर मुख्य चित्र बनाएंगे। चारकोल क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पिछले साल आया था ये पेपर में। ग्रेफाइट को बोलते हैं चारकोल। ग्रेफाइट का ही एक रूप होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल का फूल होता है। और कला किस भाषा का शब्द होता है? याद रखें, संस्कृत भाषा का शब्द है। फूल की बाहरी रेखाएं बनाते हैं किससे? 2 नंबर के ब्रश से बनाते हैं। आंखों के कौन से तंतु रंग का अनुभव करते हैं? रॉड्स एवं कोन्स। इसको शलाका और तंतु बोलते हैं हिंदी में। एक ही रंग के विभिन्न तान यानी विभिन्न टोन क्या कहलाते हैं? ये मोनोक्रम। ये पेज नंबर 10 पर हम लोग आ चुके हैं। एकाकी रंग संगति में कितने रंग का प्रयोग होता है? 1 रंग का। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चित्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक संयोजन कहलाता है। राष्ट्रीय ध्वज, ये राष्ट्रीय ध्वज कितने रंग का होता है? तो ये कहने को तो तिरंगा है मगर इसको हम कहेंगे बहुवर्णीय यानी कई रंगों का। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण का अर्थ क्या होता है? इसको रंग बोलते हैं। वर्ण यानी रंग। कपड़े पर पेंटिंग का सर्वाधिक उपयुक्त रंग कौन सा होता है? ये एक्रिलिक रंग। सबसे महीन ब्रश कौन सा होता है? सबसे महीन ब्रश 0 नंबर का होता है। याद रखें, 0 नंबर से ऊपर जितने भी ब्रश होंगे ये सब मोटे ब्रश होते हैं। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाते हैं? ये पेस्टल रंग को बिना ब्रश की सहायता से लगाया जाता है। चित्रकला की कितने अंग माने जाते हैं? इसको याद रखें, 6 अंग माने जाते हैं। किस नंबर की पेंसिल सबसे हल्की रेखाएं खींचती है? H नंबर की। रंग के गुण 3 होते हैं,
अल्पना का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में। चित्र में छाया प्रकाश की भूमिका, चित्र को उभारना। यूरोपीय चित्रण पद्धति पर सर्वप्रथम धार्मिक चित्र किस भारतीय ने बनाए? राजा रवि वर्मा ने।